तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे, है ना? तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, घर पे हो तो स्वस्थ ही होगे, बाहर जाना है नहीं। ठीक है, सबको पता है कोरोना चल रहा है, प्रॉब्लम है ना? तो फिर आप अभी बहुत सारा कमेंट्स आया नहीं है, मुझे मिला नहीं है, बहुत सारा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है, तो आप लोग क्वेश्चन भी पुटअप किया करिए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, कैसे भी करके। तो आप लोग तक कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है ना, कोई अपना एक्स्ट्रा जो भी आप उसके बारे में जानते हो, नॉलेज है, तो वो भी आप नहीं देते हो। ठीक है, तो मैं बस मेरा ये है कि आप अगर में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो वो समझ में नहीं आएगा, तब क्वेश्चन पुटअप होगा। इसका मतलब कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे से, है ना? हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब आप जानते हो कि 1-2 ईयर से क्या हो रहा था, कोविड की वजह से पास कर दिए जा रहे थे, लेकिन इस टाइम शायद नहीं हो, इस ईयर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़े। तो फिर आप फुल्ली एकदम प्रिपेयर हो जाइए कि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम पास आउट करना है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है, समझे ना? ठीक है, तो फिर आप जानते हो कि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है। उस चैप्टर सेकंड में बहुत सारे इवेंट्स आपने देखा है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने वही बता दिया था कि ये कैसा, इसमें बहुत सारे जो भी आपके फुल्ली पूरे चैप्टर में जो आपके प्रोसेस होने वाले हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि ये सारे आपको उसमें इवेंट देखने को मिलेंगे। तो फिर मैं उसके बाद मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, जिसमें कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली थी, जिसको नर युग्मकोभिद कहते हैं, है ना? तो अब उसके बाद आपका उसके बाद वाला में बताया गया था, सेकंड थर्ड लेक्चर में आपको बता दिया गया था फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो गई थी। ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट की बात हुई थी, तो उसमें हम बहुत सारे टॉपिक आपको बताई गई थी। शॉर्ट में मैंने ये भी बताया था कि आप पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप स्टडी कर सकते हो, है ना? तो फिर अब हम बात करते हैं, उसमें आया था एक पॉइंट बिजांड। ठीक है, बिजांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसी के अंदर आपका भ्रूण होने वाला और इसी में आपके केंद्रक अंडाणु जो अंड कोशिका बनेगा, उसी में बनता है, जिसको क्या करने वाले हैं, वही उसी की वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि मेल गैमेट यानी आपका नर युग्मक आएगा वहाँ पर और उसको फर्टिलाइज करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अब बीजांड है क्या और बीजांड के टाइप्स कितने होते हैं, बीजांड के भाग कितने होते हैं। टाइप्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन में देखना मिलेगा ये सब। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्ट्स पढ़ने, तो आप पार्ट्स देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जानना होगा गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, स्त्री युग्मकोभिद या मादा युग्मकोभिद क्या है, एक बीजाणुज क्या है। ये पूरा नहीं लिखा है, मैं इसको पूरा लिख दूँ, इरेज हो गया होगा मेरे से ही। एक मिनट, इसको मैं पूरा कवर कर दूँ। ये है, ठीक है, एक बीजाणु क्या होता है ये देखना है। फिर क्या देखना है आपको, भ्रूण को उसका निर्माण या विकास कैसे हो रहा है, उसका निर्माण होगा, वह विकास, यहाँ पे वह होना चाहिए था। ठीक है, इसको वह डाल देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका निर्माण कैसे होगा, इसका विकास कैसे होगा, वो जानना है। फिर परागण जानना है और परागण के प्रकार कितने हैं वो जानने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ों को, है ना? तो देखिएगा, आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे बीजांड में, है ना? बीजांड में आ जाते हैं, आपको एक बार हम वहाँ ले चलते हैं, थोड़ा देखिए कौन सा है, ये आया आपका, हाँ, इसी की बात करनी है। देखिए, इसकी बात करनी है हमको। फट गया ये तो पूरा, एक मिनट। हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यही आपका बीजांड है, समझे ना? ये देखो, ये है बीजांड। हाँ, अब इस आया है क्लियर? ये देखो, इसी बीजांड की बात कर रहे हैं। ये है बीजांड,
ये बीजांड इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्या बताया आपको, ये बताया कि ये जो इम्पॉर्टेंट जो बीच वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से पूरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी को ये पूरे पार्ट क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खराब ना हो, इम्पॉर्टेंट बस इसलिए होता है। वजह ये होती है कि इसी में इसके अंड कोशिका बनेगी और यही अंड कोशिका जब नर युग्मक से फर्टिलाइज करेगी तो जाके किसी बीज और किसी फल का निर्माण होने वाला है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम बस इसी की बात करें, अदर को मत देखिएगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसको फुल्ली आप नॉलेज इसके लिए, मैं इसी के लिए इसको ली थी कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बीजांड है पूरा, ऑल ओवर मिला के आपका बीजांड है ये, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ही आपका बीजांड है, समझे। लेकिन आपको इसके हर एक पार्ट्स के बारे में भी जानना होगा, इसे और क्या कहते हैं इसको जानना होगा, मतलब ये है तो इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, इसको जानना होगा। तो मैं छोटा छोटा डेफिनेशन दे दी हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी रहे होंगे ये हाइलम आया क्या करेगा, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं होगा, है ना। तो लेकिन आप जब, मैं बार बार कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको एनसीईआरटी से मिलने वाला है, समझे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं उसको बहुत ही उसमें से निकाल के इजी वाला पोर्शन ला दी हूँ जो कि आपको पढ़ने में और आपको समझने में आसान हो जाए, समझे। तो मैं इसको हटा रही हूँ। देखो अब बात करेंगे, देखना, तो उसी बीजांड की बात हुई, तो बीजांड फर्स्टली तो बता दें बीजांड है क्या, ठीक है। बीजांड जानना बहुत जरूरी है। बीजांड क्या है, अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणु धानी सामान्य बीजांड कहलाती है। अपरा से उत्पन्न होने वाली, जो यहाँ से जब फल निकलेगा तो ये होती है आपकी अपरा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका अपरा की तरह काम करेगा, समझे ना, ठीक। ये वाला पार्ट आपका अपरा करेगा और यहाँ से जो ये लग जाएगा ना, ये आपकी बीजाणु धानी हो जाएगी, सॉरी क्या है, दीर्घ बीजाणु धानी हो जाएगी, जिसे बीजांड कहते हैं। जब ये आपका ये वाला कवर हो गया इस तरह से, समझे, ये वाली लाइन जब निकली, इस लाइन से जितने भी आपके गुरु बीजाणु धानी जुड़ेंगे सर्कल सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। हमने ये क्या बनाया है, आप सोच रहे होंगे, तो आप सही सोच रहे हैं, ये मटर के दाने की फली है। जो मटर होता है ना, जो मार्केट से लाके चूरा मटर खाते हो, मटर का क्या बनाते हैं, निमोना भी बनता है ना, वो भी बनता है, उसका जो भी बना लो आप, हलवा बनता है, खीर बनता है, जो भी बना लो, ठीक है। तो वो जो उसी मटर की बात कर रहे थे, जब उसके आप उठा के जब उस ऊपर वाली लेयर को आप अच्छे से खोलिए तो देखेंगे ये एक लेयर ऐसे जाती है और उसमें मटर के दाने सेट होते हैं इस तरह से। इसी तरह का सेटिंग होता है सरसों का, ठीक है, सरसों का भी इसी तरह से सेटिंग होता है, समझे ना। तो देखो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही हैं, समझ में आ रहा है, समझे। तो वही अपरा की बात करें, उसी अपरा से जो एक दीर्घ बीजाणु धानी बन जाए तो वही वो क्या कहलाएगा, बीजांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजांड कहलाएगा। हम चाहते हैं आप थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे जब दिमाग में नहीं बैठेगा, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं, इनको हटा दे, इनको हटा दे। अब हम हर एक पार्ट की बात करेंगे। बीजांड के भाग कितने होते हैं, देखो मैंने जो भी लिखा है ना, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको फेस करने को मिलेगी जब आप ग्रेजुएशन करोगे, तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे हिंदी नहीं चलता, हिंदी से जस्ट अपोजिट दिखता है इंग्लिश, ठीक है। किसी का भी कुछ मैचिंग नहीं समझ में आ रहा है, सब अलग अलग इसके नेमिंग की गई है, समझे। तो क्या है आपका, क्या बोले हैं आपको ये कि जो जितने भाग है ना, तो भाग का जब हिंदी पढ़ो तो इंग्लिश भी ज़रूर पढ़ो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको जब नेक्स्ट ईयर क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। तो मैंने बस इसलिए बता दिया। देखो
आपके थोड़ा पार्ट्स जो भी है ना, पहले मैं पार्ट्स का नाम बता देती हूँ, फिर हर एक पार्ट। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज़ करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। पार्ट को बस थोड़ा छोटे फॉर्म में उसका डेफिनेशन दिया कि आप समझ लो। जानते हो, अगर मैं किसी पर्सन के काम को समझ लेते हो ना तो समझ में आ जाता है। जैसे इंजीनियर है तो वो क्या करेगा, मशीनों का निर्माण करेगा, दिमाग में बैठ गया, है ना। अगर मैं वो सेफ वाली पढ़ाई की है तो वो क्या करेगा, कुकिंग वाला काम है, ठीक है। अगर मैं वो डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो आपके दिमाग में है कि वो डॉक्टर है, यही है ना। तो वैसे जब कोई चीज़, कोई भी थिंग आपके सामने आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जान रहे हो कि उसका मेन काम क्या है, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। मैं वैसे ही डेफिनेशन निकाल के रखी हूँ, ठीक है। देखिए क्या है आपका, फर्स्ट आपका बीजांड वृंत है, सेकेंड आपका नाभिका है, और उसके बाद अध्यावरण है, निभाग है, बीजांडकाय है, बीजांड द्वार है, बीजांड सिरा है, ठीक है। इतने आपको देखने को मिल रहे होंगे, सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो मेरे कैमरे में तो सब दिख रहा है, सबको दिख ही रहा होगा, है ना। बात करते हैं आगे, देखिए, ठीक। आगे देखिएगा, भ्रूण कोश आया है, एक आपका ये भ्रूण कोश आया है, ठीक है। टोटल आपके 8 भाग निकले हैं। देखा, आपको बीजांड के अंदर 8 भाग निकल गए, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे दिखा दूँ, शायद आ गया हो। ये है निकालना, आया। एक मिनट, कहाँ चले गए, नीचे आओ। बस देखो, ये है आपका हाइलम, जिसको कहते हैं नाभिका। फनिकल है, फनिकल यहाँ पे आपका क्या था, बीजांड काय था, ठीक है, बीजांड काय था। बीजांड द्वार आ गया, है ना, बीजांड काय, बीजांड द्वार, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। ये फिर उसके बाद आपका आया है, देखो, बीजांड द्वारी सिरा। बीजांड द्वारी सिरा ये है आपका माइक्रोपाइल पोर हो गया। बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल कहते हैं। और उसके बाद बाह्य आवरण, अंतः आवरण, ये दोनों आवरण मिलाकर इसको अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण 1 या 2 हो सकता है। 1 होगा तो फिर अध्यावरण ही बोला जाएगा, अगर में 2 हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा, बाह्य आवरण या बाह्य अध्यावरण, और दूसरा आपका अंतः अध्यावरण, ये हो जाएगा, ये आपको आगे मिल जाएगा। फिर उसके बाद है बीजांडकाय। बीजांडकाय में क्या है आपका, ये बीजांडकाय किसको बोला गया है, न्यूसिलस को बोला गया है। फिर आपका भ्रूणकोश आया, भ्रूणकोश आया है। ये भ्रूणकोश क्या होता है, एम्ब्रियो सेक कहा जाता है इसको इंग्लिश में। फिर उसके बाद आया है आपका कलेजल, लिखा है, कलेजल नहीं होता है, चलेजल होता है। और यह निभागीय सिरा, इसका नाम होता है निभाग, और इसको इंग्लिश में चलेजा कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट करा दिया है, तो समझ में आ गया होगा। अब 1 बाय 1 मैं सबके बारे में समझाने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ गया होगा कि कितने पार्ट्स हैं। टोटल 8 पार्ट्स होते हैं किसी बीजांड के, टोटल 8 पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या है, बीजांड वृंत, नाभिका, अध्यावरण, निभाग, बीजांडकाय, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार सिरा, ठीक है। फिर आया आपका भ्रूणकोश आया, भ्रूणकोश आया। भ्रूणकोश में क्या है आपका कि वो आपका भ्रूण को ढकने वाला एक आवरण जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतना कुछ टफ तो नहीं है, पार्ट आपने देख लिया। डायग्राम बनाए रहोगे ना तो आप सीरियल वाइज ऐसे ऐसे चल के ऐसे चले आना,
सारा का सारा याद हो जाएगा, समझे। अब बात करते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या है? जब आप देखे होंगे बीजांड वृंत को बता दे रहे क्या है, जब आप डायग्राम देख रहे हो ना, डायग्राम को आपको फिर से वहीं पे लेके जाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसको लेके हमको समझाना पड़ रहा है। ये देखो, ये है बीजांड वृंत, जो कि एक वो क्या है, इसका एक डंठल की तरह है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। जो ये वाला स्ट्रक्चर जो इस तरह से आया है, इस तरह का स्ट्रक्चर फिर इस तरह बना हुआ है, ये वाला जो डंठल वाला स्ट्रक्चर है जो कि अपरा से इसको जोड़ेगा, ठीक है ना, अपरा से इसको जोड़ेगा। यानी कि जो मटर का दाना अगर मैं आप इसके फली में से निकालोगे तो मटर के दाना वो फली से अटैच होने वाली जो पाइप होती है ना, जो एक डंठल जैसा होता है ना, वही डंठल है ये, समझे ना। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो बीजांड वृंत में जो एक वृंत, वृंत का मतलब जो डंठल जिसकी वजह से मटर का दाना उस फली में लगा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, वही डंठल। ये डंठल जो है बीजांड को अपरा से जोड़ने का काम कर रहा है। ये डंठल जो बीजांड को अपरा से जोड़ने का काम, अपरा का मतलब है जो एक लेयर है जिस कवर में इनको रहना है ना, उस पर एक लेयर हो जाएगी, उस लेयर पे बीजांड लग गए और बीजांड जिसके द्वारा इससे अटैच हो रहे हैं वही आपका बीजांड वृंत हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। बात करते हैं नाभिका की। नाभिका को इंग्लिश में क्या मैंने बताया? हाइलम बताया था, है ना। आप अपने बुक में देखोगे तो जब उसका नेमिंग की गई है ना, लेवलिंग की गई है बीजांड की, तो उसमें हाइलम ही लिखा गया है, उसको नाभिका नहीं लिखा है। लेकिन जब आप अपनी बुक पढ़ोगे तो आपको नाभिका मिल जाने वाला, ठीक है। नाभिका की बात करते हैं। बीजांड व बीजांड वृंत की संधि बिंदु, ठीक है। बीजांड व बीजांड वृंत, ये जो बीजांड वृंत है और आपका जो आपका ये बीजांड है, यानी कि जो बीजांड है, बीजांड देखो, ये जो आपका बीजांड है ये वाला है ना, ये पूरा बीजांड है, और ये आपका बीजांड वृंत, यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं ना, इसी को हम क्या कह देते हैं? हाइलम कह देते हैं। जहाँ पर बीजांड वृंत यानी जो डंठल है ना, वो डंठल आपके बीजांड से आके ऐड हो रहा है, उसी पॉइंट को क्या कहने वाले हैं? हाइलम कहेंगे या फिर नाभिका कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। ये भी दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। क्या पढ़ रहे हो आप? बीजांड के भाग पढ़ रहे हो, उस भाग में मैंने 2 पॉइंट आपका क्लियर करवा दिया, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण, जब बीजांड का भी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर में आप देखे हो क्या आया है आपके स्ट्रक्चर में। जब स्ट्रक्चर आपने देखा है तो देखो 2 लेयर आया है, एक आपका बाह्य आवरण आया है और एक आपका अंतः आवरण आया है। 2 लेयर निकल कर आए हैं ना, एक आपके बाह्य आवरण और एक आपके अंतः आवरण। यही दोनों लेयर जो होते हैं, इन्हीं को मिला के क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहा जाता है। और देख लो, ये बीजांड में 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। एक या ऐसा नहीं होगा कि ये होंगे नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि 2 से ज़्यादा होंगे, 1 ही होगा या तो 2 होगा। समझ में आया, ठीक है। बीजांड में एक आपका 2 संरक्षक आवरण पाया जाता है जिसे आप अध्यावरण कहते हो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि अध्यावरण का इंग्लिश नेमिंग क्या होगा, हिंदी में नेम क्या होगा, और यहाँ पे पार्ट्स कितने होंगे। बाहर वाले को बाह्य आवरण, अंदर वाले को अंतः आवरण। नाम से एकदम क्लियर, अंतः मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, क्लियर, ठीक है। बाह्य आवरण को इंग्लिश में आउटर इंट्यूगमेंट, ठीक है। इंट्यूगमेंट इसका अध्यावरण की इंग्लिश नेम क्या होता है? इंट्यूगमेंट होता है, इंट्यूगमेंट, ठीक है। इस इंट्यूगमेंट को फिर जब बाहर है तो आउटर इंट्यूगमेंट, और इनर है तो अंदर की तरफ है तो इनर इंट्यूगमेंट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब 4th नंबर पे आ जाता है बीजांड द्वार, ठीक है। बीजांड द्वार यानी कि वो वाला द्वार जहाँ से आपके नर युग्मक का जो है पराग नलिका के द्वारा एंटर करने वाले हैं, वो बीजांड द्वार, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका बीजांड द्वार यहाँ पे दिखाया भी गया है, समझे। देखिए बीजांड द्वार, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे थोड़ा सा होल है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यही आपका बीजांड द्वार होता है, समझे ना। या आप अगर अपनी बुक खोलोगे तो बुक में देखना, फनिकल के बाद वाली जो नेमिंग बीजांड द्वार है वो आपको शो भी किया है कि वो कहाँ पर जाके रुक रही है, वो बीजांड द्वार होता है। उसी के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? बीजांड द्वारी सिरा, ठीक है। बीजांड द्वारी सिरा हो जाएगा। अभी आपको इधर इसकी जरूरत नहीं है, आगे दिखाते हैं। बीजांड द्वार समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं बीजांड द्वार
सिरा या बीजांड द्वारी सिरा, जैसा भी आप समझो, ठीक है। बीजांड द्वारी सिरा आपके बुक में, तो आप वही समझो। बीजांड द्वारी सिरा में क्या होने वाला है, बीजांड में एक छोटा सा छिद्र, बीजांड में एक छोटा सा छिद्र जिसके थ्रू क्या पहुंचता है, पराग नलिका पहुंचती है, और उसी के में होते हुए नर युग्मक बीजांड के अंदर पहुंच जाते हैं। और बीजांड के अंदर कहाँ पहुंचते हैं, भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाते हैं, समझे। वो होता है, तो वह एक तरह का सिरा है, एक तरह का माध्यम है, एक तरह का रास्ता है, ठीक है। एक तरह की वो रास्ता है जो बीजांड द्वारी सिरा है, वो क्या है, रास्ता है जिसके थ्रू कौन पहुंच रहा है, पराग नलिका नर युग्मक को लेकर भ्रूण कोश के अंदर इंटर करने वाली है, समझे। ये चीजें हो गई। उसके बाद आपका 5th नंबर कंप्लीट हुआ। 6 की बात करते हैं, जिसे निभाग कहते हैं, जिसे चलाजा भी कहा जाता है, इंग्लिश में चलाजा, और आपके बुक में इंग्लिश को भी हिंदी में प्रोनाउंस करके लिख दिया है कलेगल, कलेजल, कलेजल नहीं होता है, चलेजल होता है, ठीक है। अब निभाग की बात करते हैं। बीजांड का आधारीय भाग, जब आपने बीजांड वाला पढ़ा है ना, तो नीचे की तरफ निभागीय सिरा या निभाग दिया होगा, वो होता है आपका बीजांड का आधारीय भाग, नीचे वाला आधार वाला भाग, ठीक है। उसके नीचे पुष्पासन आ जाएगा, समझे। अब बात करते हैं बीजांड, जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर जब आप बनाए होंगे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसी को कहते हैं निभाग, समझे। अब बात करते हैं किसकी, बीजांड काय की बात करते हैं। बीजांड काय में क्या करने वाले हो, भ्रूण कोश को पोषण देने वाला, ठीक है। ये इसको इंग्लिश में न्यूसिलस कहा जाता है, और ये क्या करता है, जो भ्रूण कोश होता है उसको वृद्धि में, उसके डेवलपमेंट में क्या करता है, उसको पोषण देता है, ठीक है। तो ये क्या है, बीजांड काय है। बीजांड काय का काम क्या है, भ्रूण कोश के वृद्धि में पोषण देना, ठीक है। बस इतना है, समझे। मैंने यहाँ पे साफ लिख भी दिया है, भ्रूण कोश को पोषण देने वाला, क्लियर। अब बात करते हैं आपके भ्रूण कोश की। आगे ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये लास्ट वाले पॉइंट में देख लेते हैं कि हम लोग को क्या जानना है यहाँ पर, ठीक। भ्रूण कोश बीजांड का सबसे अंतिम भाग और सबसे अंदर वाला भाग, ठीक है। ये क्या है, बीजांड का सबसे अंतिम भाग है और बीजांड के सबसे अंदर वाला भाग है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बीजांड में यहाँ पे क्या है, भ्रूण का सुरक्षात्मक आवरण या कक्ष कहा जाता है। इसी आपके भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण होता है, इसी भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण डेवलप करने वाला है। तो ये आप बता दें कि ये भ्रूण कोश, भ्रूण का मतलब होता है जो आपका जब ये ग्रोथ करेंगे, फर्टिलाइज होने के बाद अंडाणु जो है नर युग्मक से फर्टिलाइज करेंगे, तो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाएंगे, यानी भ्रूण बनाएंगे। वो ग्रोथ करके फिर आपके वही एम्ब्रियो किस में बदल जाएंगे, आपके चल के बीज में बदलने वाले होते हैं भ्रूण में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये भ्रूण कोश का मतलब होता है कक्ष या उनके रहने वाला स्थान या एक सुरक्षात्मक आवरण, समझे। तो मैंने वहाँ पे लिखा भी है, भ्रूण का सुरक्षात्मक आवरण या फिर कक्ष, भ्रूण का सुरक्षात्मक आवरण या फिर कक्ष, समझ में आया। इतने आपने देखा कि टोटल 8 पार्ट थे किसके, बीजांड के, ठीक है। बीजांड के पहले आपने परिभाषा देखा, फिर आपने उसके भाग देखे, फिर पूरे भाग का क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल है, आपने ये सारा देख लिया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे की हम बात करते हैं, क्या टॉपिक है हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बीजांड का आपका बीजांड कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गुरु बीजाणु जनन, इसका परिभाषा पहले आपको हम बता देंगे कि ये है क्या, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं,
बहुत ही शॉर्ट में है, देख लो। गुरु, एक मिनट, ये तो दोनों सेम कलर हो गया, देखना। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्लियर हुआ? या फिर आप इतना ही ले लो, प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, जब आपकी गुरु बीजाणु मातृकोशिका है ना, उससे गुरु बीजाणु जब बनेंगे तो बस इतने को ही क्या कह दिया जा रहा है, गुरु बीजाणु जनन कह दिया जाता है, प्रक्रिया। समझे? इसमें ये होता है। ठीक है, या पूरा लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि मैडम ने आधा बताया था। ठीक है, बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और इसमें क्या होने वाला है ये भी जान लो। इसमें हमेशा जब गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका में से कितने आपके गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हमेशा याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से 4 पुत्री यानी कि जो डॉटर सेल बनते हैं वो 4 बनती हैं। तो उसी तरह इसमें भी जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसमें भी 4 बनेंगी। ठीक है, उसमें से कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है वो तो अलग बातें हो जाती हैं। ठीक है ना, और आगे लिख लीजिएगा, इसमें या फिर इस प्रक्रिया में, अच्छे से लिखना है तो, इस प्रक्रिया में क्या होने वाला है, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझे? कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और आपके गुरु बीजाणु बन जाएंगे। समझे ना? अर्धसूत्री विभाजन अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। और इसमें देखो, फिर आगे क्या करोगे, इसमें बताओगे, इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। समझे ना? इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, याद रखिएगा, अलग से है ये। समझे? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी कि गुरु बीजाणु जनन क्या हो गया? सीधा सा आंसर है इसका, जब गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इसी प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। बस यही हो गया। समझे? ठीक है, आपको राइट डाउन करना है, कैसे भी करना है, अपने पास नोट हमेशा रखिएगा। ठीक है, किसी के भरोसे मत रहिएगा। हमेशा कहते हैं कि अपना करिए, अपने भरोसे रहिए, किसी और के भरोसे मत रहिएगा। समझे? तो ये आपका पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे देख लें, आपको क्या जानना है।
अब आपको जानना है स्त्री युग्मकोभित्त के बारे में जानना है, स्त्री युग्मकोभित्त के बारे में जानना है। तो चले इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। स्त्री युग्मकोभित्त, ठीक है। स्त्री युग्मकोभित्त के बारे में जानना है। इसे क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। इसकी इंग्लिश क्या होती है? फीमेल गैमेटो, या स्त्री को आप मादा भी बोल सकते हो। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो मीनिंग दोनों का एक ही है। समझे ना? आपको ये जानना है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। देखो इसका जो इवेंट है थोड़ा सा अलग होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होने वाला है आपको बता दें। जब आपको बताया गया कि वहाँ पे 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं, उन चारों में से 3 आपके काम के नहीं होते हैं, बस एक ही काम का होता है। यानी एक आपका एक्टिव हो जाएगा और 3 आपके अनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब किसी काम के नहीं, वो खराब हो जाते हैं। समझे? जो एक्टिव हो जाएगा अब उसी का आपका क्या है, काम करने वाला है। वही उसी में जो होना है वही काम करेगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पहले ये बता दें, आपको पहले ये नोट करना होगा कि जो इसमें से कौन एक्टिव हो रहा है, कौन एक्टिव नहीं हो रहा है। समझे? तो कलर चेंज करें पहले। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने 4 गुरु बीजाणु में से होता है तथा अन्य 3 क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे आपके? निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाते हैं। समझे ना? निष्क्रिय हो जाते हैं। समझे? और इसी एक का विकास, एक गुरु बीजाणु का विकास जो होता है ना, एक बीजाणुज कहलाता है। ठीक है। अभी आगे लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या आने वाला है? एक बीजाणुज। एक बीजाणुज क्या होगा? अब ये आ गया। ठीक है। अब क्या बताओगे आप? एक गुरु बीजाणु का विकास। ठीक है, बस इतना बताना है। एक गुरु बीजाणु का विकास। एक गुरु बीजाणु का विकास, बस इतना जान लो। इससे ज्यादा क्या जानोगे, है ना? आप हमेशा याद रखोगे तो आप इतना शॉर्ट टर्म में उसको जानने की कोशिश किया करो ना। पूरा अगर में जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आप शॉर्ट समझ नहीं पाओगे। जब शॉर्ट में आप उसको आपके माइंड में सेट हो गया, मतलब इसका एक बीजाणु, इसका मतलब हो गया जो इस चारों में से 3 आपका खराब हो गए, एक ही है, वही जो विकास कर लेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा? एक बीजाणु आपका एक बीजाणु कहलाएगा। ठीक है। एक बीजाणु का मतलब क्या है? एक जो आपका बचा हुआ एक गुरु बीजाणु है उसका विकास होना, बस इतना ही है। ठीक है। इतना बड़ा सा थियरी लेकर आपको दिमाग में बिठाने का और बोझ लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप उसको शॉर्ट में ही समझने की कोशिश किया करो। ठीक है।
तो समझ में आया आपको, एक बीजाणु का मतलब क्या होगा, एक बीजाणु का विकास। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ये विकास करेगा, यानी ये कहाँ पर है, ये आपका किस में है, भ्रूण के अंदर है ना। अब इसी भ्रूण के ऊपर का कवर कौन है, भ्रूण कोश है। अब भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, कैसे उसमें अंड कोशिका बनती है, कैसे उसमें 2 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। समझे? इतना सबको क्लियर ही होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपकी न्यू हेडिंग क्या हो जाएगी, भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का विकास है ना। ठीक, अब इनकी बात करते हैं, इनका निर्माण या विकास वही बात है। ठीक है, इनके अंदर ये कैसे कैसे कोशिकाएं बन रही हैं, कैसे डिवीजन हो रहा है, ये सारी चीजें। तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं खुद ही ड्रॉ करके बताऊंगी कि कैसे कैसे हो रहा है। समझे? आइए, ये देखो, इसी की बात की गई है। ठीक है, ये आपके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी, ठीक है, वो वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, बीजांडकाय की है। बीजांडकाय को मैंने क्या बताया था आपको, न्यूसिलस, जो कि आपके भ्रूण कोश के विकास में उनको पोषण देने का काम करती हैं। समझे ना। तो देखो, अब इस आपका भ्रूण कोश जो है, ये पूरा बाहर वाली लेयर को भ्रूण कोश कहेंगे। इसके अंदर जो कोशिका है, ये एक ही कोशिका होती है, जिसे आपको क्या कहते हो, गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हो। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो उसके बाद इसमें 4 कोशिकाएं हो जाती हैं। वो 4 कोशिकाएं गुरु बीजाणु मातृकोशिका बन गई। ठीक है, अब गुरु बीजाणु मातृकोशिका के बाद जब इसमें डिवीजन हुआ, तो आपका क्या हो गया, गुरु बीजाणु द्वितीयक, यानी कि 2 आपके बन के तैयार हो गए। बीच में उनमें लेयर आ गई, देख रहे होगे, यहाँ पे डिवीजन हो गया, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2-2 आपके दोनों सेल में केंद्रक हो गए। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर अब ये क्या करने वाले हैं, क्या फिर इसमें डिवीजन होगा, ऊपर वाला 2 बार, एक बार और डिवाइड होगा, नीचे वाला फिर अपने आप डिवाइड होगा। मैं करके अभी दिखाती हूँ कैसे कैसे होता है। तो ये 4 भाग में हो गए। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्टक, चतुष्टक स्टेज कहा जाता है। ठीक है, फिर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया 4। ठीक है, इस चारों में से एक डेवलप करेगा, बस इस पूरे चारों में से एक ही बनेगा, है ना। मैंने जो आपको बताया था, यहाँ तक के प्रोसेस का ये आपका जनन में आ रहा है, गुरु बीजाणु जनन का ये पूरा प्रोसेस बताया है। अब क्या करेगा, एक जब विकास करेगा तो उसको एक बीजाणु कह दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर अब उस वाले में क्या होगा, जो एक है, बस इसमें का एक उठाया है, उसमें अब समसूत्री विभाजन शुरू होगा। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ एक बार हुआ था। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन आपका सिर्फ एक बार हुआ था। लेकिन जब अब यहाँ पर जब गुरु बीजाणु बन चुका है, चारों में से एक काम करना शुरू किया है, तो उसके अंदर अब समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, एक बार होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे। ऊपर वाला दोनों केंद्रक जो बनते हैं, एक दोनों आपके ध्रुव पे चले जाएंगे, एक उस साइड वाले पोल पर, एक दूसरा इस वाले पोलर एरिया पे चले जाएंगे। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे दोनों साइड में आपके केंद्रक प्रेजेंट हो गए। ऊपर वाले केंद्रक में फिर से समसूत्री विभाजन होगा, वहाँ पे 2 हो जाएगा, और नीचे वाले में भी फिर से समसूत्री विभाजन होगा केंद्रक में, वहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। अब ऊपर नीचे 2-2 हो गए। फिर ऊपर वाले में जो 2-2 आपके आए हैं, उन दोनों में समसूत्री विभाजन होगा। तो एक का समसूत्री होगा तो 2 बनेगा, दूसरे का होगा तो 2, यानी ऊपर की तरफ 4 बनेगा, और नीचे की तरफ भी इसी तरह डिवाइड होके 4 बना लेने वाले हैं। 4 बना लिया, ऊपर 4 नीचे 4। अब क्या करने वाले हैं, उस ऊपर 4 वाले में से और नीचे वाले के 4 वाले केंद्रक में से एक एक केंद्रक क्या है, वो बीच में आ गया। देख रहे होगे डायग्राम में, बीच में आ गया ना बीच में। अभी जब बीच में आ गया तो ये आपका 2 केंद्रक एक साथ हैं, तो अब आए कहाँ से हैं, ध्रुवीय साइड से आए हैं ना, पोलर साइड से आए हैं, तो इसलिए इसका नाम ही हो जाता है द्विध्रुवीय केंद्रक, इसका नाम हो जाता है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ऊपर आपके 3 ही केंद्रक बचे हैं और नीचे भी आपके
तीन ही केंद्रक बचे हैं। इस ऊपर वाले 3 केंद्रक में 2 आपके सहायक कोशिका बनाते हैं। ये जो ऊपर नीचे केंद्रक है ना, इनमें क्या हो जाता है, इनके ऊपर कोशिका द्रव्य की लेयर बनने लगती है, कोशिका भित्ति बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि ऊपर वाले में 3 कोशिका की तरह बन जाते हैं और नीचे भी 3 कोशिकाएं बन जाते हैं। बस बीच में 2 केंद्रक एक साथ मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। यानी यहाँ पर एक कोशिका, यानी कि दोनों केंद्रक एक साथ मिलेंगे और दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, एक लेयर बनाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और बीच में 2 केंद्रक वाला एक कोशिका और, यानी बने तो आपके कितने थे, 8 थे। ठीक है, 8 केंद्रक है लेकिन कोशिकाओं की संख्या 7 ही है। ठीक है, ये याद रखना, ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि 7 कोशिकाएं कैसे आती हैं, वहाँ पे इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझे। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब ये क्या करने वाला है कि जो ये इसका उल्टा यहाँ पे डायग्राम बता दिया है, देखना। तो जो ऊपर वाले जो आपके 2 सहायक कोशिकाएं थी उसमें आपके उनकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है और एक थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है कोशिका। सहायक कोशिका के बीचों बीच एक कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका कहते हैं। इसी से जब नर युग्मक फर्टिलाइज होता है तब जाके उसमें क्या बनता है, भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है और क्या बनने लगता है, बीज बनता है। समझे ना, इसकी ही वजह से होता है। ठीक है, और उसके बाद जो 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं बस ये हेल्प करती हैं, फिर ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। समझे। और जो 2 ध्रुवी केंद्रक कोशिका है इसके अंदर क्या होने वाला है, ये भी एक नर युग्मक के साथ फर्टिलाइज होता है, ये भ्रूण पोष बनाता है। अभी आप कोष पढ़ रहे हो, अब भ्रूण पोष बनाता है। वो पोष का मतलब होता है पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण देने वाला का काम ध्रुवीय केंद्रिका वाले कोशिका करते हैं। और नीचे आपके जो ये आपके बने हुए हैं क्या, प्रतिव्यास शांत करके है, जिसे इंग्लिश में एंटीपोडल कहते हैं। इन तीनों की साइज लगभग सेम होती है, बस ये ऐसा पड़े रहते हैं जब तक इन पूरी तरह से भ्रूण का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ये न्यूट्रिशन देते हैं, सहायता करते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। समझे। तो इस डायग्राम में ये था आपका, है ना। तो फिर हम आपको डायग्राम बताते हैं कैसे होने वाला है भ्रूण कोश का विकास। ठीक, भ्रूण कोश का विकास कैसे होगा, ये आपकी एक कोशिका है, इसके ऊपर आप ये वाली लेयर बना दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस है ये। ठीक है, ये वाली लेयर आप बना दोगे तो क्लियर रहेगा, तभी तो समझ में आएगा कि सराउंडिंग कोई लेयर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, आपके गुरु बीजाणु मातृकोशिका का है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करने वाला है, ये यहाँ लिखिएगा जरूर कि ये अर्धसूत्री विभाजन होने जा रहा है। ये बुक में शो नहीं किया है इसलिए हम इस डायग्राम को बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होने वाला है, आपके कितने बन जाएंगे, इन साइड में 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 आपके गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु आपके बनने वाले हैं। इनके ऊपर भी आप लेयर जरूर बना लीजिएगा। ये बन गए। अब इसमें से क्या है, कोई एक निकलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, गुरु बीजाणु चतुष्क, क्योंकि ये 4 हैं, क्या बोलोगे, चतुष्टक। चार बन गए, है ना। अब एक निकला, अब ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा,
एक ही है ना इसमें केंद्रक, है ना। ये हो गया आपका कौन सा है, सक्रिय। यहाँ पे लिख देना सक्रिय गुरु बीजाणु। हो गया सक्रिय गुरु बीजाणु। अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं क्या बनाना है। ये आपका जो है गुरु बीजाणु सक्रिय वाला, ये क्या करने वाला है थोड़ा देख लेना। इसमें होगा आपका समसूत्री विभाजन। यहाँ पे लिख देना क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हो गया तो क्या करेगा, इसमें दो केंद्रक हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, समझे। अब क्या होने वाला है आगे, फिर से समसूत्री विभाजन। फिर से समसूत्री विभाजन होगा तो अब क्या होने वाला है, ये है आपका, तो इससे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और आपका जो इसे कुछ भरा हुआ है ये सारा हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, केंद्रक है ना, यहाँ पे जरूर डालिएगा ये केंद्रक है ना। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, अब क्या होगा, फिर से 4 बनेंगे ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए ना। ठीक है, अब क्या होने वाला है, फिर से नीचे आइए, आओगे, अब कोई विभाजन उजन नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 बचेंगे और यहाँ पे भी 3 बचेंगे केंद्रक, और 2 बीच में आ जाएंगे, आ गए ने 2। ठीक है, अब क्या हो, इधर वाले को क्या बोला जाएगा, आपके प्रतिव्यासांत, प्रतिव्यासांत केंद्रक हो जाएंगे ये, और इधर वाले किधर हो, ये 2 आपके सहायक वाले हो जाएंगे केंद्रक, और ये दोनों आपके दोनों क्या मिलके हो जाएंगे, द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ। अब आपके लास्ट वाला लेयर बना लो, ये बड़ी सी ये कोशिका अंड कोशिका हो जाएगी, सहायक का ये हो जाएगा, ये आपकी 2 इसमें लगे रहेंगे। ठीक, इधर वाले आपके क्या हो जाएंगे, वही प्रतिव्यासांत सबका अपना प्रतिव्यासांत कोशिका हो जाएगी, कोशिकाएं हो जाएंगी, क्योंकि इनकी संख्या 3 है। समझ में आ गया होगा, 3 है इनकी संख्या में है। ठीक, ये आपके द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएंगे, केंद्रक कोशिकाएं। एक मिनट, केंद्रक ना कर लिख के कोशिका कह दे, क्योंकि अब ये कवर हो चुकी हैं, समझे। ये अंड कोशिका हो गई, और ये आपके सहायक या सहाय लिखा है आपके बुक में, सहाय कोशिका। समझ में आया। तो ये आपके पूरे डायग्राम हो गए, यानी कि भ्रूण कोश का कैसे भ्रूण कोश का विकास हुआ है उसके बारे में सारा क्लियर हो गया, समझे ना।
तो फिर आज के लिए आपको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, बस मैम पढ़ाइए, मैम आगे पढ़ाइएगा, ये सब नहीं। आपको कोई भी डाउट, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पढ़िए तभी आपके क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन होंगे तो अभी आप मेरे से पूछोगे, है ना। तो आज का आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, आपके साथ और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। उनके लिए सबसे बेस्ट होगा, जो कि अभी बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आपके एक एक स्टेप को लेके चलूँगी, कोई भी स्टेप को स्किप करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना आपका छूटा हुआ है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर हैव अ नाइस डे एवरीवन।